हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का आज का लेक्चर नंबर 10th है और आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं, आप चैप्टर कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो न्यू टॉपिक, वो है इशू ऑफ सिक्योरिटीज़। यस, इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ ये स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ है ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं, तो इसको अच्छे से समझते हैं, रटते नहीं हैं, समझते हैं ताकि थ्योरी को हम एग्ज़ाम में लिख पाएँ। इशू ऑफ सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ वर्ड जो है इसको हिंदी में प्रतिभूतियाँ बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रतिभूतियाँ। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं साथ साथ में बताता रहूँगा। ठीक है, सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है, सिक्योरिटीज़ में शेयर्स शामिल होते हैं, स्टॉक शामिल होते हैं, सिक्योरिटीज़ में बॉन्ड शामिल होते हैं, डिबेंचर्स शामिल होते हैं। इन सभी को सिक्योरिटीज़ बोला जाता है। और कोई भी कंपनी जो है इन सिक्योरिटीज़ को इशू करके फंड रेज करती है, यानी कि अपने शेयर्स, बॉन्ड्स, स्टॉक्स या डिबेंचर को पब्लिक में जारी करती है, इशू करती है, निर्गमित करती है और पब्लिक से या प्राइवेट रूप से फंड रेज करती है और उस फंड को, उस पैसे को अपने बिजनेस में लगाती है और उससे खुद का बिजनेस भी ग्रो करती है, खुद प्रॉफिट कमाती है और उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जिन लोगों ने फंड लगाया है कंपनी के अंदर उनको भी देती है। शेयर्स अगर बाई इशू किए हैं तो डिविडेंड देना पड़ता है, डिवेंचर है तो फिर इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। ओके, अब ये जो सिक्योरिटीज़ होती है, ये सिक्योरिटीज़ दो तरह की कंपनी होती है जो इन सिक्योरिटीज़ को इशू करती है। ठीक है, एक कंपनी होती है पब्लिक कंपनी, जिसको हिंदी में सार्वजनिक कंपनी बोला जाता है। सार्वजनिक कंपनी, जैसा कंपनी का नाम है, ये पब्लिक कंपनी पब्लिक की ही कंपनी होती है क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा पब्लिक का लगा हुआ होता है, लगभग 75% या 25% है ना, कम से कम जो है यहाँ पर 25% पैसा जो है पब्लिक का लगा हुआ होता है और 75% पैसा जो है वो कई बार प्रमोटर का लगा होता है। ये रेशियो के बारे में बाद में कभी बात करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली। अभी हम बात करते हैं सार्वजनिक कंपनी। तो सार्वजनिक कंपनी जो है वो किस तरीके से सिक्योरिटीज़ को या शेयर्स को इशू करती है पब्लिक में और फंड रेज करती है, तो उसके क्या क्या तरीके होते हैं, किस तरीके से करती है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर का मतलब होता है पब्लिक को ऑफर करती है शेयर्स, और ये जो शेयर्स ऑफर करती है तीन तरीके से ऑफर कर सकती है। एक होता है आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ यानी कि फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, और ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल। अब ये तीनों चीज़ें क्या है, वैसे तो डिटेल में आगे पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा। लेकिन मेन जो मुद्दा है वो ये है कि यहाँ पर पब्लिक कंपनी जो पब्लिक से फंड रेज करती है उसमें सबसे फर्स्ट तरीका है पब्लिक ऑफर, उसमें फर्दर आगे तीन है। सेकंड है प्राइवेट प्लेसमेंट, थर्ड नंबर है राइट इशू और फोर्थ नंबर है बोनस इशू। चार तरीके पब्लिक कंपनी यूज कर सकती है फंड रेज करने के लिए ताकि बिजनेस को बड़ा कर सके। नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो होती है वो फंड रेज करने के केवल तीन तरीके ही यूज कर सकती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट तरीका यूज नहीं कर सकती, पब्लिक ऑफर नहीं निकाल सकती, प्राइवेट प्लेसमेंट निकाल सकती है, राइट इशू निकाल सकती है, बोनस शेयर इशू कर सकती है। ओके, प्राइवेट कंपनी जो है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि वो कभी भी पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकती, प्राइवेटली कर सकती है। राइट इशू मतलब अपने एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर है उनको राइट शेयर दे सकती है या फिर बोनस शेयर दे सकती है, लेकिन पब्लिक में कभी भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकती। लेकिन पब्लिक कंपनी ये तीनों तो कर ही सकती है, लेकिन पब्लिक में शेयर इशू भी कर सकती है। पब्लिक में जब वो शेयर इशू करती है फर्स्ट टाइम तो उसको बोलते हैं आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ की फुल फॉर्म है। आपने काफ़ी बार सुना होगा, अगर शेयर मार्केट के ऊपर थोड़ा ध्यान भी दिया होगा, कि आईपीओ निकलते हैं बहुत सारी कंपनीज़ के लिए। तो वो जो कंपनीज आईपीओ निकालती हैं वे कंपनी होती है जो पब्लिक से फंड रेज करती है और फर्स्ट टाइम शेयर इशू कर रही है, तो उसको आईपीओ बोलते हैं। अगर कोई कंपनी जो पहले पब्लिक में शेयर इशू कर चुकी है अब वापस और फंड रेज करना चाहती है तो फिर वो एफपीओ निकालती है। एफपीओ का मतलब होता है फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक ऑफरिंग
यानी कि पहले आईपीओ जिन कंपनी ने निकाल दिया है वही एफपीओ निकाल सकती है। जब कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक में शेयर इशू करती है तो आईपीओ, लेकिन वही कंपनी सेकंड टाइम करती है तो एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, ठीक है। और अगर कंपनी के थर्ड टाइम भी और पैसा चाहिए और फंड रेज करना है तो वो ओएफएस निकाल सकते हैं, यानी कि ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल। इसमें क्या होता है, कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, कौन से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, यानी कि वर्तमान अंशधारी, वे अपने शेयर्स को ओएफएस के जरिए पब्लिक में बेच देते हैं, पब्लिक में इशू कर देते हैं। यानी कि नए शेयर नहीं है, उनके पास जो पहले से हैं उसमें से कुछ हिस्सा अपना वो पब्लिक को बेचते हैं, तो उसको ओएफएस बोला जाता है। ओके, तो ये पब्लिक ऑफर के 3 तरीके हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेटली इशू करती है, पब्लिक में इशू नहीं करती है। राइट शेयर का मतलब होता है राइट इशू, अधिकार अंश भी बोलते हैं। जब कंपनी, पब्लिक कंपनी जब कोई भी शेयर इशू करती है पब्लिक के अंदर वापस, तब वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले राइट देती है कि तुम लोग पहले खरीद लो। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, वर्तमान अंशधारी अगर उस शेयर को नहीं परचेज करते तो फिर वो पब्लिक में जाती है, लेकिन पहला राइट किसको देती है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो उसको बोलते हैं राइट इशू। और बोनस शेयर का मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, जो वर्तमान अंशधारी है, जिनके पास उस कंपनी का पहले से शेयर है, उनको जितने शेयर पड़े हैं उनके बदले में तो नहीं कह सकते, उनकी वजह से उनको और फ्री में शेयर देती है। तो बोनस शेयर जो है वो फ्री में दिए जाते हैं। और ऐसा कंपनी तब करती है जब कंपनी के पास बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स पड़े होते हैं, बहुत सारा ऐसा उसके पास प्रॉफिट पड़ा होता है जो कंपनी ने डिविडेंड के रूप में बांटना था लेकिन बांटा नहीं और उसके पास पड़ा है। तो उस रिजर्व्स के कम करने के लिए कंपनी क्या करती है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस शेयर दे देती है, फ्री में शेयर दे देती है। और इसका कुछ रेशियो भी होता है, जैसे किसी के पास 10 शेयर है तो उसको 1 शेयर मिलेगा, किसी के पास 20 शेयर है तो उसको 2 शेयर बोनस के मिलेंगे, है ना। तो इस तरीके का कोई रेशियो भी बोनस शेयर में निकाला जाता है। और ये तीनों के तीनों, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू और बोनस इशू, ये तीनों के तीनों प्राइवेट कंपनी भी करती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक इशू नहीं निकाल सकती। यानी कि प्राइवेट कंपनी कभी भी आईपीओ, एफपीओ और ओएफएस नहीं निकाल सकती। जिस दिन निकाला उस दिन प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाएगी। ओके, ठीक, आई होप आपको सिक्योरिटीज़ के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे अगर बात करूं तो आपको यहाँ दिख रहा होगा प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, प्रविवरण। देखो भैया, प्रोस्पेक्टस को सबसे पहले हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रविवरण। अभी कोई पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, एफपीओ लेके आ रही है, ओएफएस लेके आ रही है, तो हमको पता कैसे चलेगा, जनता को, पब्लिक को कैसे पता चलेगा। सपना आएगा रात में सो रहे थे, सपना आया कि भैया ये कंपनी जो है आईपीओ निकाल रही है, ऐसा होता है नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो कैसे पता चलेगा, उस कंपनी को हमें बताना पड़ेगा, पब्लिक को बताना पड़ेगा, तो उसी को बोला जाता है प्रोस्पेक्टस, प्रविवरण। केवल बताना ही नहीं होता है, इसमें बहुत कुछ होता है। प्रोस्पेक्टस में केवल ये बताना नहीं होता है कि कंपनी कब शेयर इशू कर रही है, इसके अलावा बहुत कुछ होता है। अब बहुत कुछ क्या क्या होता है, उसके अंदर कंपनी की सारी डिटेल्स होती है, कंपनी कितना फंड रेज करना चाहती है पब्लिक से, उसके लिए कितने शेयर इशू करना चाह रही है, और शेयर की प्राइस क्या रख रही है, आजकल बिड प्राइस भी आती है ना। ओके, और प्रोस्पेक्टस भी 2-3 तरीके के होते हैं। कौन से प्रोस्पेक्टस के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन देना चाहेगी जनता को, कंपनी के पिछले साल की परफॉर्मेंस कैसी है, पिछले 3-4 साल के रिजल्ट्स को कंपेयर करके दिया होता है, क्वार्टरली रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट्स, और इसके अलावा कंपनी काम क्या करती है उसके बारे में फुल डिटेल होती है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन कौन है उसके बारे में फुल डिटेल होती है ना। तो फुल डिटेल जो कंपनी की है वो उस प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई होती है, और जो कंपनी फंड रेज करना चाहती है उस पैसे का करेगी क्या उसके बारे में भी डिटेल होती है, और उसकी बहुत सारी रिपोर्ट्स उसके अंदर प्रोस्पेक्टस के अंदर लगाई जाती है, अटैच की जाती है। उसके बाद में पब्लिक उसको पढ़ते हैं, इन्वेस्टर्स जो मेन होते हैं, ज़्यादा पैसा लगाते हैं ऐसी कंपनीज़ में, वो उसको पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद में अगर उनको सही लगता है तो वो फिर शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करते हैं। और शेयर के लिए अप्लाई कब करना है, कब जो है शेयर के लिए अलॉटमेंट कब होगा, कब वो शेयर जो है शेयर मार्केट के अंदर जाके लिस्टेड होगा, है ना। अभी जो हम जो भी बातें कर रहे हैं, ये जो हमने बातें करी ना, ये वाली बातों की बात कर रहा हूँ। एक सेकेंड रुकना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बताता हूँ। ये जो भी हम बातें कर रहे हैं ना, ये सब प्राइमरी मार्केट की बातें हैं, ये सब प्राइमरी मार्केट की बात रहे हैं, इनका सेकेंडरी मार्केट से कोई लेना देना नहीं है।
अब प्राइमरी मार्केट में ही आईपीओ, एफपीओ और ओएफएस निकलता है। सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या, शेयर मार्केट, उसमें जब कंपनी एक बार शेयर पब्लिक में इशू कर देती है उसके बाद शेयर मार्केट में लोग खरीदते और बेचते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट हो गया। तो शेयर मार्केट एक तरह का ओएलएक्स है, ओएलएक्स पे सेकेंड हैंड सामान मिलता है ना, ओके। तो जो शेयर मार्केट है उसमें सेकेंड हैंड शेयर्स बेचे जाते हैं। कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक में जो इशू करती है उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। तो अभी हम केवल प्राइमरी मार्केट की बातें कर रहे हैं, सेकेंडरी मार्केट की बातें हम आगे करेंगे जब उससे रिलेटेड टॉपिक आएगा, इसी चैप्टर में आएगा, ओके। खैर, तो आपको पता चला होगा प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, प्रविवरण क्या होता है। ये जो प्रविवरण होता है जिसको हम प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं, इसमें जो सेक्शन है कंपनीज एक्ट 2013, तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन है क्लोज 70, उसके अंदर प्रॉस्पेक्टस की डेफिनेशन दे रखी है। और उसमें लिखा हुआ है कि प्रॉस्पेक्टस का मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको प्रॉस्पेक्टस की तरह प्रस्तुत किया गया हो। इसके अंदर इंक्लूडिंग होता है रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, RHP। ये क्या होता है मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। इसके अंदर इंक्लूड होता है सेल्फ प्रॉस्पेक्टस, इसके अंदर इंक्लूड होता है कोई भी नोटिस, कोई भी सर्कुलर, कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो प्रॉस्पेक्टस की तरह इशू किया गया है, पब्लिक को शेयर ऑफर करने के लिए पब्लिक को इन्विटेशन भेजा गया है, ओके। जो RHP होता है, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस होता है, ये प्रॉस्पेक्टस एक बार RHP इशू किया जाता है, उसके बाद एक और प्रॉस्पेक्टस मेन इशू किया जाता है, उससे पहले ये किया जाता है ड्राफ्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। और सेल्फ प्रॉस्पेक्टस जो होता है वो एक बार इशू होता है, लेकिन उसमें शेयर 2-3 बार ऐसे इशू किए जाते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। और नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट तो आप समझते ही हैं। तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे ये लगे कि पब्लिक को इन्विटेशन दिया गया है शेयर खरीदने के लिए या फंड रेजिंग के लिए, पब्लिक को सूचना दी गई है, तो उसको प्रॉस्पेक्टस बोला जाता है, ओके। ये RHP ये क्या होता है, इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। देखो, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस या प्रॉस्पेक्टस कैसा दिखता है, तो आइए थोड़ा सा उसको भी देखें, प्रैक्टिकली भी तो देखें कि प्रॉस्पेक्टस दिखता कैसा होता है। तो एक कंपनी है जो अभी आईपीओ लेके आ रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि फर्स्ट टाइम कंपनी जो है शेयर इशू कर रही है, उस कंपनी का नाम है SVJ एंटरप्राइजेज लिमिटेड। इंडिया में आजकल बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, अभी मैंने ये देखा तो मैंने चलो इस पर बता देते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस है। ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस मतलब RHP यानी कि रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, ठीक है। इसमें ये सारी डिटेल दे रखी होती है, जैसे इस कंपनी की सारी डिटेल दे रखी है, इस कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर दे रखा है, इस कंपनी का डायरेक्टर कौन है वो दे रखा है, कितने फ्रेश शेयर इशू कर रहे हैं, 17,01,000 शेयर इशू कर रहे हैं, टोटल इशू साइज कितनी है 6,12,000, 612.36 लाख रुपीज़ इन लैख है, 612 लाख रुपए पब्लिक से रेज किए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी डिटेल यहाँ दे रखी होती है। ये देखिए आप कि ये जो है इशू कब होगा, कब नहीं होगा, है ना, डेफिनेशंस वगैरह, ये देख रहे हैं आप, पूरे 219 पेज का प्रॉस्पेक्टस होता है। आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये फुल डिटेल होती है इस प्रॉस्पेक्टस के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि कभी सर प्रॉस्पेक्टस को प्रैक्टिकली बताइए तो आप कमेंट कर देना, मैं प्रैक्टिकली भी उसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो पूरा इसमें डिटेल होता है कंपनी का। ये देखिए, ये फाइनेंशियल डेटा दे रखा है आपको, पिछले साल के रिजल्ट्स दे रखे हैं, डेफिनेशन दे रखा है प्रॉस्पेक्टस का, ठीक है। एक्सचेंज रेट क्या है वो दे रखा है, फुल डिटेल दे रखी होती है, 219 पेज की फुल डिटेल होती है, ठीक है। तो इस तरीके का एक प्रॉस्पेक्टस होता है, ओके। कंपनी कब इशू वगैरह कर रखी है वो भी दे रखा होता है ना। ये देखो यहाँ पर डेट वगैरह दे रखी होगी, प्राइस क्या रखी है उसकी वो भी दे रखा होता है ना। तो बहुत सारी डिटेल्स इसके अंदर दे रखी होती है। फेस वैल्यू 10 रुपये हैं, ऐसे। चलिए हम हमारे कंटेंट पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली बात और होती है, थ्योरेटिकली बात और होती है। हमको तो थ्योरी लिखनी है एग्जाम पर्पज से, तो ओके। फिर बात करते हैं हम थोड़ा सा आगे यहाँ पर जी। अब आता है फिर मैटर, कि प्रॉस्पेक्टस के अंदर जो मैटर होता है वो क्या होता है। तो इसमें मेन चीज़ें आपको जो ध्यान रखनी है, उसमें सबसे फर्स्ट आता है डेट इंडिकेटेड ऑन प्रॉस्पेक्टस इज डीम्ड टू बी द डेट ऑफ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस के ऊपर जो डेट इंडिकेटेड होती है उसे ही प्रॉस्पेक्टस की इशू करने की डेट माना जाता है। प्रॉस्पेक्टस नॉट टू बी इशूड, प्रॉस्पेक्टस को तब तक इशू नहीं किया जा सकता जब तक उसकी कॉपी ROC को फाइल नहीं की जाती, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को उसकी एक कॉपी
पहले आरओसी को भेजनी पड़ेगी और आरओसी को कॉपी भेजने के बाद में ही पब्लिक में आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, उस प्रॉस्पेक्टस को इशू कर सकते हो। और आरओसी को एक कॉपी भेजने के 90 दिन के अंदर अंदर आपको पब्लिक में प्रॉस्पेक्टस इशू करना होता है। ओके, इट इज टू बी साइंड बाय एवरी पर्सन नेम देयर ऑन एज अ डायरेक्टर और प्रपोज डायरेक्टर। जिसको भी डायरेक्टर हैं जो आपकी कंपनी में, या प्रपोज डायरेक्टर हैं जिसको प्रस्तावित आप डायरेक्टर या निर्देशक बोल सकते हैं, उन सब ने उस प्रॉस्पेक्टस पे साइन किए हुए होने चाहिए। रजिस्ट्रार्ड नॉट टू बी रजिस्टर्ड अनलेस ऑल कंप्लायंस are over and all person named in the prospectus have filed their consent in writing। जब तक सभी के नाम और सभी की सहमति वाले पत्र उस आरओसी को मिल नहीं जाते तब तक आरओसी परमिशन नहीं देगा प्रॉस्पेक्टस को पब्लिक में इशू करने की। ओके, वैसे प्रॉस्पेक्टस के ऊपर सेक्शन नंबर 26 अप्लाई होता है और सेक्शन नंबर 26 के अंदर इसके सारे प्रोविजन दे रखे होते हैं। ठीक है, ओके। और सेक्शन नंबर जो 26 है, हाँ जी, उसके बारे में देखिए। सेक्शन नंबर जो 26 है उसको अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, अगर कोई भी सेक्शन नंबर 26 जो है, जो प्रॉस्पेक्टस के रूल्स एंड रेगुलेशन दे रखे हैं, अगर कोई उसे फॉलो नहीं करता, उसका कॉन्ट्रावेशन करता है, उसकी अवहेलना करता है, तो फिर पनिशमेंट भी है। कंपनी और जो भी उसके लिए जिम्मेदार पर्सन है, डायरेक्टर, मैनेजर, उन सब पे पनिशमेंट के रूप में 50,000 से लगाकर 3 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर उस हिसाब से प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं किया जाता है, जो टाइम लिमिट्स दे रखी है उस हिसाब से काम नहीं किया जाता है तो। ओके, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये मैं नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उसकी आईडी मैं बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल की आईडी है CWG फॉर बीकॉम। और जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वहाँ पर 8,000 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है। तो आप ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, ओरिजिनल वाला। ठीक है, कुछ लोगों ने डुप्लीकेट भी बना रखे हैं तो वो ना करें। और टेलीग्राम चैनल पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट वगैरह नहीं मांगा जाता है, 1 रुपया भी पे नहीं करना है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।